अध्याय 1 चैप्टर नंबर 2 जीना कम मरना ज़्यादा। 21वीं सदी की शुरुआत में चिकित्सकों और चिकित्सीय शोधकर्ताओं ने अमेरिका तथा औद्योगिक दुनिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया। पिछली सदी से ही तुलना करें तो पता चलता है कि बीमारियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 20वीं सदी की शुरुआत में लोग संक्रामक बीमारियों के कारण मरते थे। उस समय अमेरिका में मृत्यु के 4 प्रमुख कारणों में निमोनिया, टीबी, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा था। उस समय लोगों की औसत आयु 43 वर्ष से कुछ अधिक ही थी। लेकिन इसी सदी के दूसरे हिस्से में एंटीबायोटिक्स की खोज और इनके विकास में उन्नति हुई। इसी की बदौलत 1980 में एड्स फैलने के बावजूद संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों में नाटकीय रूप से कमी आई। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि लोग अब गंभीर अक्षयकारी बीमारियों से पीड़ित हैं और इनसे मर रहे हैं। इन बीमारियों में क्रोनरी आर्टरी डिजीज, कैंसर, हृदयाघात, डायबिटीज, अर्थराइटिस, मस्कुलर डिजनरेशन, लीवर की बीमारियां, मोतियाबिंद, अल्जाइमर्स, डेमेंशिया, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस शामिल है। यह सूची और भी लंबी हो सकती है। यह सच है कि पिछली सदी के दौरान अमेरिकियों की औसत आयु में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। फिर भी गंभीर अक्षयकारी बीमारियों ने हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। विख्यात प्रतिरक्षी विज्ञानी और सूक्ष्म विज्ञानी डॉक्टर मेरोन वेंज ने एक भाषण में कहा था, हम आवश्यक रूप से बहुत कम जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। डॉक्टर वेंज ने सेहत पर ऑक्सीडेटिव तनाव के गंभीर खतरों तथा कोशिकीय पोषण के महत्व को समझने में भी मेरी मदद की। जागने का संकेत। औसत आयु। आप कितने लंबे समय तक जीना चाहते हैं? आइए कुछ समय के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन को एक तरफ रख देते हैं, जैसा कि लंबे जीवन पर किए जाने वाले शोध कार्यों में किया जाता है। अब अमेरिका और विश्व के अन्य औद्योगिक देशों में औसत आयु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की तुलना करते हैं। किसी भी देश की स्वास्थ्य सुविधाओं के आकलन का सबसे अच्छा तरीका है उस देश की मृत्यु दर का पता लगाना। जहां तक औसत आयु का सवाल है, 1950 में विश्व के शीर्ष 21 औद्योगिक देशों में अमेरिका का स्थान 7वां था। आप कल्पना कर सकते हैं कि तब से हमने स्वास्थ्य सुविधाओं पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक खर्च किया है। 1998 में हमने 10 अरब डॉलर से भी अधिक राशि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की, जो हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 13.6% थी। यह खर्च सूची में अमेरिका के नज़दीकी देश के खर्च से लगभग 2 गुना था। हमारे पास स्वयं की MRI, CT स्कैनर्स, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, टोटल हिप पैर, नी रिप्लेसमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, एंटीबायोटिक्स, आधुनिक सर्जिकल तकनीक, आधुनिक दवाइयाँ तथा गहन चिकित्सा इकाई हैं। क्या इन सभी प्रकार की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं ने अमेरिका में औसत आयु बढ़ा दी है? 1990 में हमारे देश को औसत आयु के मामले में 18वां स्थान मिला था, जबकि 40 साल पहले इन्हें 21 देशों के तुलनात्मक अध्ययन में यह स्थान 7वां था। बहरहाल अमेरिकियों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद हमारे देश को औसत आयु के मामले में विश्व का सबसे बदतर औद्योगिक देश माना जाता है। जब हम देखते हैं कि अमेरिकियों की आयु कितनी है या वे कितना जीते हैं, तो पता चलता है कि विश्व में सबसे बेहतर माना जाने वाला हमारा स्वास्थ्य तंत्र वास्तव में कितना खराब है। मैंने पूछा था कि आप कितना अधिक जीने की आशा करते हैं, लेकिन अब यह कल्पना करें कि आपके जीवन के अंतिम 20 साल कैसे होंगे। क्या आपको अपने पैसों का सही मूल्य मिल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। गुणवत्तापूर्ण जीवन। मैं आपको एक बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि आज मेरे मरीज लंबे समय तक जीने की बजाय गुणवत्तापूर्ण जीवन के बारे में सोचते हैं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं तथा हमारी पहुँच की बात है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आमतौर पर हम कितने साल जीते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा बुढ़ापा चाहेगा जिसमें वह अल्जाइमर, डेमेंशिया के कारण अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाए? कौन व्यक्ति ऐसा देखना चाहेगा जिसमें उसकी पीठ और जोड़ों में अर्थराइटिस हो, दर्द हो? हमारा देश तेजी से पार्किंसन, मस्कुलर डिजनरेशन, कैंसर, हार्ट, दिल की बीमारियां, अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहा है। कई ऐसे भी हैं जो बुढ़ापे के कारण मरते हुए दिखाई नहीं देते हैं। 6 करोड़ से अधिक अमेरिकी किसी न किसी प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर बीमारी, हृदय और रक्त वाहिनियों की बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें लगभग 1.36 करोड़ क्रोनरी आर्टरी डिजीज से पीड़ित हैं। हालांकि यह बात सच है कि पिछले 25 सालों में कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से मरने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन फिर भी यह अमेरिका में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण बना हुआ है। हमारे यहाँ हर साल हृदयाघात के लगभग
15 लाख मामले सामने आते हैं, जिनमें से आधे या करीब 7 लाख मामले गंभीर होते हैं। यह आंकड़ा अमेरिका का है। अगर इंडिया की बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा, सबसे नंबर 1 पे अमेरिका से इंडिया आता है हार्ट की बीमारियों में मरने वालों की संख्या में। दुख की बात यह है कि इनमें आधे से अधिक लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने के 1 घंटे में या अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो जाती है। 30% से अधिक मामलों में दिल का दौरा पड़ने का पहला लक्षण आकस्मिक मृत्यु ही होता है। यह हमें जीवन शैली बदलने का अधिक समय भी नहीं देता है। कैंसर के शोध और इलाज पर अत्यधिक धन खर्च करने के बावजूद यह अमेरिका में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण बना हुआ है। 1995 में 5.37 लाख लोगों को कैंसर के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पिछले 30 सालों में इससे होने वाली मौतों की संख्या में एक निश्चित दर से बढ़ोतरी हो रही थी। पिछले 25 सालों में अमेरिका में $25 अरब से अधिक रकम कैंसर के शोध पर खर्च हो गई। फिर भी इससे मरने वालों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई। कुछ प्रकार के कैंसर का जल्दी पता लग जाने के कारण इनके इलाज की कई अच्छी तकनीकों का विकास हो गया है, लेकिन कैंसर के लिए हमारे इलाज में कोई फ़र्क नहीं आया है। आँखों की दृष्टि को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी मैकुलर डिजनरेशन के मेरे मरीज हर 6 महीने में नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं ताकि वे 6 माह बाद फिर से मुलाकात तय कर सके। हम हर बार डॉक्टर के पास जाने के बावजूद वे यह जानकर कुंठित हो जाते हैं कि उनकी बीमारी लगातार बढ़ रही है। सिर्फ कुछ मामलों में लेजर द्वारा इलाज करवाने से थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। यदि आपका कोई प्रिय अल्जाइमर डिमेंशिया से पीड़ित है तो आप इसके अप्रभावी इलाज से भली भांति परिचित होंगे। किसी पारिवारिक सदस्य की तार्किक कार्य प्रणाली को धीरे धीरे कम होते देखना और शारीरिक रूप से अक्षम होते देखना काफ़ी दर्दनाक होता है। अब समय आ गया है कि हम इन बातों पर विचार करें। यदि हम सभी डॉक्टर अपने प्रति ईमानदार हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि अभी तक हमने अपने मरीजों को जो इलाज दिया है वह बहुत ख़राब था। अन्य संक्रामक बीमारियों की तरह इन बीमारियों के इलाज करने में हम असमर्थ थे। डॉक्टर और मरीज दोनों को ही इस बात पर गौर करना चाहिए कि वे आज की स्थिति में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पा सकते हैं। बचावकारी दवाइयाँ, मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ कि मरीजों ने भी इन विभिन्न प्रकार की गंभीर अक्षयकारी बीमारियों को स्वीकार कर लिया है। वे मदद के लिए आधुनिक दवाइयों और इलाज की ओर टकटकी लगाते हैं, लेकिन उन्हें उस समय बहुत दुख होता है जब उन्हें पता चलता है कि हमारे इलाज कितने प्रभावहीन हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के 50 साल बाद मुझे यह विश्वास होने लगा है कि अब अधिक से अधिक लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने लगे हैं। पिछले महीने मेरे एक नज़दीकी मित्र ने मुझसे अंतिम समय तक जीने की इच्छा जताई। क्या यह आपकी भी इच्छा है? मेरी तो यही इच्छा है। 3 दशकों से अधिक समय तक मेडिकल प्रैक्टिस करने के बाद में और मेरे मरीज गंभीर अक्षयकारी बीमारियों और दर्द को लेकर काफ़ी परेशान हैं। इसलिए मैंने यह पुस्तक लिखी है और इसलिए मैं बीमारी होने के बाद दवाई देने के बजाय बचावकारी दवाई लेने की सलाह देता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ तक यह बताने की ज़रूरत है कि बचाव से मेरा तात्पर्य क्या है। बचाव की पारंपरिक दवाइयाँ, शीघ्र पहचान। स्वास्थ्य सेवा समुदाय बचाव के तरीकों को प्रोत्साहित करने में खुद पर गर्व महसूस करता है, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा है? आजकल डॉक्टर मरीजों को समय समय पर मेडिकल चेकअप के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके, लेकिन डॉक्टर की इस मददगार सलाह को गौर से देखें तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि वे तो बस बीमारी का जल्द पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में सोचें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि डॉक्टर पेप सीमर मैमोग्राम, ब्लड टेस्ट तथा अन्य शारीरिक परीक्षण नियमित रूप से यह पता लगाने के लिए करते हैं कि कहीं कोई बीमारी गुपचुप तरीके से मरीज के शरीर में तो नहीं है। इसमें बचाव क्या है? स्पष्ट है कि जितनी जल्दी इन बीमारियों की पहचान होगी मरीज के लिए यह उतना ही अच्छा होगा। हालांकि यहाँ मैं इस बात पर जोर डालना चाहता हूँ कि डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा समुदाय मरीजों को बचाव के तरीके सिखाने में काफ़ी कम समय देते हैं। दूसरे शब्दों में अधिकांश डॉक्टर बीमारियों के इलाज में ही बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इसके बजाय उन्हें प्राथमिक तौर पर मरीजों को स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली की शिक्षा देकर अक्षयकारी बीमारियों को रोकने में मदद करनी चाहिए। बचावकारी दवाइयाँ, यदि हम बचाव के सही मायनों को समझ जाए तो मेरा विश्वास है कि हम वास्तव में बचाव कर सकते हैं। मैं पुरजोर तरीके से यह सलाह देता हूं कि बचावकारी दवाइयाँ 3 तरह से मरीजों को प्रोत्साहित करती हैं: स्वास्थ्यवर्धक भोजन, नियमित व्यायाम कार्यक्रम तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण अतिरिक्त पोषक तत्वों का सेवन। वहीं बड़ी बीमारियों से बचाव ही वास्तविक बचाव है। क्या इसके लिए मरीजों को प्रेरित करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, लेकिन अधिकांश लोग जब यह समझते हैं
कि उनका जीवन दांव पर लगा है, तब वे अपनी जीवन शैली को बदलने के इच्छुक होते हैं। वास्तविक बचावकारी दवाइयों की प्रैक्टिस के दौरान इस स्थान पर आकर मुझे चिकित्सा क्षेत्र छोटा लगने लगता है। स्वस्थ जीवन शैली के तत्व। व्यायाम। हम यह भूल चुके हैं कि हमारा शरीर ही सभी प्रकार की बीमारियों के विरुद्ध सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र बनाता है। मैं मानता हूं कि डॉक्टर केनेथ कूपर बचावकारी दवाइयों के क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर हैं। उन्होंने ही सबसे पहले एरोबिक्स के बारे में बताया और इसके बाद 1970 से व्यायाम का प्रचलन बढ़ा था। आज हम एक तथ्य को सच मानने लगे हैं जो 30 सालों पहले चिकित्सीय रूप में साबित हो गया था। मुझे याद है कि पहले डॉक्टर मीटिंग्स में इस बात को लेकर बहुत बहस करते थे कि क्या उनके मरीज को व्यायाम करना चाहिए। डॉक्टर कूपर व्यायाम के उन फायदों के बारे में मरीजों के साथ लगातार चर्चा करते थे जो उनके स्वास्थ्य में सुधार कर सकते थे। 70 के दशक के अंत तक अधिकतर डॉक्टर कूपर की इस बात से सहमत हो गए थे और उन्होंने भी अपने मरीजों को सामान्य व्यायाम की सलाह देना शुरू कर दिया था। 1980 की शुरुआत में अमेरिका के सर्जन जनरल ने एक सूची जारी की जिसमें सामान्य व्यायाम से होने वाले सभी खास फायदों का उल्लेख था। ये लाभ है: वजन कम होना, ब्लड प्रेशर में कमी, हड्डियों में मजबूती और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे में कमी, अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि, बुरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी, वसा में ट्राइग्लिसराइड में कमी, ताकत और समन्वय में बढ़ोतरी जिसके कारण गिरने का खतरा कम होना, इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, प्रतिरक्षी तंत्र का विकास, संपूर्ण तंदुरुस्ती का एहसास बढ़ना। एक नज़र में व्यायाम के लाभों की यह सूची प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति व्यायाम का एक सामान्य कार्यक्रम बनाकर कई बीमारियों से दूर रह सकता है। दूसरा, पौष्टिक भोजन। खान पान की आदतों के बारे में आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर भी यह मानते हैं कि जो मरीज कम वसा वाला भोजन, जिसमें रोजाना कम से कम 7 प्रकार के फल और सब्जियां शामिल हो, अगर वो करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। इनमें शामिल है वजन कम होना, डायबिटीज़ का खतरा कम होना, हृदय रोगों के खतरे में कमी, लगभग सभी प्रकार के कैंसर के खतरे में कमी, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम होना, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने के खतरे में कमी, प्रतिरक्षी तंत्र में वृद्धि, इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, ऊर्जा और एकाग्रता क्षमता में वृद्धि। आइए इसका मजा लें। पौष्टिक भोजन जीत की स्थिति होती है। अतिरिक्त पोषक तत्व। मैंने पिछले 7 सालों के दौरान चिकित्सीय साहित्य पर काफ़ी शोध किया। मैं दृढ़ता के साथ यह मानता हूं कि भले ही आप तंदुरुस्त हो, लेकिन अतिरिक्त पोषक तत्वों का सेवन करने से आपकी सेहत को महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। अतिरिक्त पोषक तत्व से स्वास्थ्य को होने वाले लाभ हैं: प्रतिरक्षी तंत्र की क्षमता बढ़ना, एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र की क्षमता बढ़ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जोखिम कम होना, हृदयघात का खतरा कम होना, कैंसर की आशंका में कमी, अर्थराइटिस, मस्कुलर डिजनरेशन, मोतियाबिंद के खतरे में कमी, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी तथा अन्य गंभीर अक्षयकारी बीमारियों का खतरा कम होने से शक्ति बढ़ना, कई गंभीर अक्षयकारी बीमारियों के इलाज में आसानी। क्या पर्याप्त व्यायाम कार्यक्रम और पौष्टिक भोजन के साथ पोषक तत्व लेने वाले मरीज अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ तथा उच्च कोलेस्ट्रॉल को इतना नियंत्रित कर लेते हैं कि वे दवाइयां लेना छोड़ सकते हैं? चिकित्सा साहित्य इस बात की पुष्टि करता है। लगभग सभी डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि मरीजों को ऐसी गंभीर बीमारी के लिए दवाई देने से पहले स्वस्थ जीवन शैली की सलाह दी जानी चाहिए। हालांकि सच तो यह है कि अधिकतर डॉक्टर पर्चा लिखते समय मरीजों को जीवन शैली बदलने की सलाह भी बमुश्किल देते हैं। आप देखते हैं कि सामान्य तौर पर डॉक्टर यह मानकर चलते हैं कि अधिकतर मरीज अपनी जीवन शैली कभी नहीं बदलेंगे और उनका सही इलाज सिर्फ दवाइयाँ द्वारा ही संभव है। जैसे ही किसी डॉक्टर को मरीज में उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ या उच्च कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चलता है तो वह सीधे दवाइयाँ लिखना शुरू कर देता है। पिछले 7-8 सालों में मैंने मरीजों की पसंद को देखा है। अब मरीजों की पसंद का नज़रिया अलग ही है। मैंने दवाइयों को पहली पसंद बनाने की बजाय अंतिम सहारा बना लिया है। मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे कई मरीज अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनना चाहते हैं और दवाइयों के सेवन से परहेज करते हैं। ये बात भी सही है कि मेरे ऐसे कई मरीज अब भी हैं जो इस प्रकार की परिवर्तन को नहीं मानते हैं। उनके लिए मेरे पास अब भी दवाएँ हैं। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनकी हालत इतनी गंभीर होती है कि मुझे तुरंत दवाइयाँ देना शुरू करनी पड़ती है, लेकिन इसके साथ ही मैं उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के जरिए अपनी स्थिति सुधारने का मौका देता हूं, इस आशा के साथ कि एक दिन वे भी दवाइयों का सेवन बंद या कम कर देंगे। अच्छे व्यायाम कार्यक्रम तथा पौष्टिक भोजन के लाभों के बारे में
हर कोई जानता है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता के अतिरिक्त पोषक तत्वों को लेने के फायदे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि मैं भी उन डॉक्टरों में से था जिन्हें अतिरिक्त पोषक तत्वों की जानकारी नहीं थी, लेकिन अनगिनत अध्ययनों ने यह साबित कर दिया है कि पौष्टिक भोजन, अच्छे व्यायाम और उच्च गुणवत्ता के अतिरिक्त पोषक तत्वों का त्रियोग ऐसा स्टिक माध्यम है जिससे आप अपनी सेहत की रक्षा कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य को फिर से पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। डेविड की कहानी। आइए काम के सिद्धांत को देखते हैं। डेविड ने अपनी अधिकांश जिंदगी उताह राज्य में ड्राइवर के लाइसेंस प्रशिक्षक के रूप में बिताई थी। उताह में उसकी पत्नी और बच्चे भी साथ रहते थे। डेविड ने हमेशा अच्छे स्वस्थ जीवन का आनंद लिया और उसे कभी भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन 1990 की शुरुआत में उसे पैरों में कमजोरी के साथ थकान महसूस होने लगी। 1990 के वसंत आने तक उसके पैर लड़खड़ाने लगे और कई बार वह खड़े खड़े गिरने भी लगा। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट ने उसे बताया कि वह एक असामान्य बीमारी ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी से ग्रसित है। डेविड ने इस बीमारी का नाम सुनकर हम सभी की तरह ही पूछा, यह क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया कि यह लगातार बढ़ने वाली क्षयकारी मस्तिष्क के माइलिन आवरण को नष्ट कर देने वाली बीमारी है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के समान होती है। न्यूरोलॉजिस्ट ने डेविड को बताया कि यह लाइलाज बीमारी है और उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। यह बीमारी मरीज को धीरे धीरे मृत्यु तक ले जाती है। इस खबर ने डेविड को परेशान कर दिया। वह हताश और दहशत में घर लौटा। उसने अपने कभी इस बीमारी का नाम तक नहीं सुना था और अब यह उसकी ज़िंदगी लेने जा रही थी। डॉक्टर के कहे मुताबिक डेविड अब लगातार कमज़ोर हो रहा था। उसे चक्कर आने लगे थे और उसका मूत्राशय तथा आंतों पर नियंत्रण खत्म हो गया था। 1993 के वसंत तक डेविड को व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। जून 1995 तक उसके पैरों का दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टरों को उसे मॉर्फिन देनी पड़ी। अब वह हर काम के लिए पत्नी और बच्चों पर निर्भर हो गया था। वह जिस अच्छी ज़िंदगी को जानता था वह कहीं खो गई थी। नवंबर 1995 में डेविड इन्फ्लुएंजा से गंभीर रूप से पीड़ित हो गया। वह बहुत कमज़ोर होता जा रहा था और उसके हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए थे। ऐसा लगता था मानो उनमें खून का कोई संचरण ही नहीं हो। डॉक्टरों ने डेविड और उसके परिवार को बताया कि अब उसके स्वस्थ होने की कोई संभावना नहीं है। ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी के कारण वह 1-2 हफ्ते ही जीवित रह पाएगा। अब उसे घर में ही नर्सिंग केयर में रखा गया था। डेविड और उसके परिवार ने उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाना शुरू कर दी थी। डेविड अपने परिवार और मित्रों से विदा होते हुए बहुत दुखी था। हालांकि उसने अपनी मौत को 2 साल पहले ही स्वीकार कर लिया था, पर डॉक्टरों के बताए मुताबिक अब अंतिम समय आ गया था। परंतु किसी न किसी तरह डेविड क्रिसमस तक जीवित रहा। हालांकि वह बिस्तर से उठने में असमर्थ था, पर उसे मौत भी नहीं आ रही थी। कुछ महीनों बाद डेविड ने कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व लेने का निश्चय किया। उसने एक एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट, मिनरल टैबलेट और अंगूर के बीज का ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट लेना शुरू किया। 5 दिनों के भीतर ही वह कम सो रहा था और उसे कुछ अधिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। कई सप्ताह तक अतिरिक्त पोषक तत्व लेने के बाद वह कुछ समय के लिए बिस्तर से उठ पा रहा था। यही नहीं, मदर्स डे पर बच्चे उसे फूलों की दुकान तक ले गए, जहां उन्होंने माँ और पत्नी के लिए खरीदारी की। सप्ताह दर सप्ताह डेविड की उम्मीद लौटती जा रही थी, क्योंकि वह ताकतवर बनता जा रहा था। डेविड को 1996 की गर्मियों में देखी गई फिल्म लोरेंजोस आइल याद आती है। इस फिल्म में लोरेंजो नामक लड़के को डेविड के समान ही मस्तिष्क की बीमारी थी। फिल्म देखते समय डेविड यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि लोरेंजो के इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा भी अंगूर के बीज का अर्क ही था। डेविड को महसूस हुआ कि उसकी सेहत में उल्लेखनीय सुधार भी अंगूर के बीज के अर्क से ही हो रहा था। उसने इसे और अधिक मात्रा में लेना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसे पता चला कि यह अर्क एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे मस्तिष्क के आसपास का तरल भी आसानी से अवशोषित कर लेता है। दूसरे एंटीऑक्सीडेंट वह मिनरल के साथ अंगूर के बीज के अर्क की मात्रा बढ़ाने से डेविड की सेहत में अद्भुत सुधार हुआ। उसके पैरों का दर्द लगातार कम हो रहा था और वह फिर से चलने लगा था। सप्ताह दर सप्ताह उसके पैरों की ताकत बढ़ रही थी। लगभग 2 महीनों बाद डेविड चर्च तक अपने पैरों पर जाने लगा था। ऐसा पिछले 3 सालों में पहली बार हुआ था। हालांकि अभी भी वह लड़खड़ा रहा था, लेकिन फिर भी वह चल रहा था। डॉक्टर ने सुधार को देखते हुए डेविड को मॉर्फिन देना बंद कर दी थी। एक और जहां डेविड इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, वहीं डॉक्टर भी इन सब से इनकार नहीं कर रहे थे। डेविड की खुशी का उस समय ठिकाना नहीं रहा जब उसने न सिर्फ ड्राइवर लाइसेंस
परीक्षक की परीक्षा दी, बल्कि उसमें पास भी हो गया। कई सालों तक दूसरों का लाइसेंस परीक्षण करने के बाद अब वह स्वयं ड्राइवर बन गया था। डेविड को अभी भी वह बीमारी थी, वह स्वस्थ नहीं हुआ था, लेकिन इस बीमारी के बावजूद उसका अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण था। वह अभी भी लड़खड़ा कर चल रहा था, लेकिन फिर भी खुश था। जब भी मैं डेविड को देखता था तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। उसकी प्रगति देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अतिरिक्त पोषक तत्वों या दवाओं के प्रति सकारात्मक हूँ। इसके पीछे कई कारणों में से एक डेविड भी है। ये तत्व सभी प्रकार के मरीजों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर उपाय हैं। इस अध्याय में हमने अमेरिका के स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था के बारे में चर्चा की। आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या आपको बूढ़े होने का डर सताता है? क्या आपने गंभीर बीमारी और दर्द को अपना भाग्य मान लिया है? क्या आप स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करने के इच्छुक हैं? मेरा विश्वास है कि 40 की उम्र के बाद भरपूर जीवन को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपके जीवन का हर साल बेहतर हो सकता है। अब समय आ गया है कि हम कम जीना और ज़्यादा मरना बंद कर दें, लेकिन पहले आपको हमारे शरीर में चल रही लड़ाइयों को समझना होगा। इसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।